गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। दीज आर कॉल्ड 7 SI यूनिट्स। और जो 7 SI यूनिट्स हमने पढ़ी दैट रिलेट टू द फिजिकल क्वांटिटी, जिन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे थे। तो आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी में हमने बात पढ़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज की और यूनिट्स की। और जो यूनिट्स होती हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज होती हैं बच्चे। कौन कौन सा? पहला है हमारे पास पार्ट, हमारे पास इसके अंदर आ जाता है फंडामेंटल यूनिट्स और सेकेंड इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स में हमने वो 7 बेसिक यूनिट्स के बारे में रीड आउट किया, जिसमें हमारे पास आ गया था मास, टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, उसके अंदर हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनेंस इंटेंसिटी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। दीज आर द 7 यूनिट, दीज आर कॉल्ड 7 बेसिक SI यूनिट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिराइव्ड यूनिट, दीज यूनिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द दीज 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। सो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहले मैंने लिया है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसके लिए हम ले सकते हैं लेंथ की यूनिट कंसीडर कर सकते हैं मीटर, मीटर, मीटर। तो वॉल्यूम क्या हो गया? मीटर क्यूब। इसी तरह से एक एग्जांपल है एरिया। एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मीटर लेंथ की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? मीटर क्यूब। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी यू नो दैट हमने अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है। मास अपॉन वॉल्यूम, इट्स डेंसिटी का फॉर्मूला है मास विद वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मेरे पास मास है केजी में रिप्रेजेंट होता है, आपको पता है, और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट। वॉल्यूम किस में होता है? मीटर क्यूब में। सो यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। फाइन। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज नेक्स्ट हमारी डिराइव्ड यूनिट की बात कर रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस वही लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो यूनिट ले सकते हैं मीटर, और टाइम के लिए यूनिट ले सकते हैं सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। फाइन। एंड नेक्स्ट वी विल टेक एग्जाम्पल एक्सेलरेशन। ये जो जितने भी आपको मैं बता रही हूँ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये टर्म्स आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं इन द 9th स्टैंडर्ड। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या थी? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम के लिए क्या ले सकते हैं आप? सेकेंड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ acceleration. So these are the some example of the derived units. Now we will discuss about the term measurements and significant figure. और ये term measurement और significant figure को discuss करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी what do you mean by measurement. measure नाम से ही क्लियर है, किसी चीज को हमने मेजर करना है थ्रू द एक्सपेरिमेंटल वे। तो अब इस मेजरमेंट टॉपिक को हमने, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने 2 टर्म ली हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्यूरेसी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड प्रिसीशन। तो बच्चा एक्यूरेसी क्या होती है? नाम से क्लियर हो रहा है, एक्यूरेट। तो एक्यूरेट वर्ड का क्या मतलब होता है? यहाँ पर एक्यूरेसी का मीनिंग है, सपोज आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की जो ट्रू वैल्यू आई, सपोज आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, तो कोई भी स्टूडेंट है, उसने कोई एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसकी कुछ जो उसने मेजरमेंट कैलकुलेट करी हैं, तो मेजरमेंट कैलकुलेट करी है, तो सपोज वो मेजरमेंट आ गई 2.50, 2.48, 2.49, ठीक है, या फिर ले सकते हैं 2.52 या 2.51। तो ठीक है, तो अब ये जो मेजरमेंट्स आई, जब मैंने स्टूडेंट डू दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट हमारा हो रहा है और उस समय कुछ मेजरमेंट्स वैल्यू आई उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड 2.50, 2.48, 2.52, 2.51। तो बच्चे एक्यूरेट का मीनिंग क्या होता है? अगर इस एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू भी 2.50 है, जब हमारे कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लैब्स में करते हैं, तो मान लो उसकी एक्चुअल और ट्रू वैल्यू भी उस एक्सपेरिमेंट की 2.50 ही आनी चाहिए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। बट और आप लोगों की जो इन सभी वैल्यूज से सपोज एक मीन निकाला गया और वो मीन भी लगभग 2.50 आया, और उस एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू भी क्या है? 2.50। तो एक्यूरेसी क्या हुई? एक्यूरेसी हुई जब हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसकी जो मीन वैल्यूज निकल कर आई और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू थी, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है या डिफरेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो वो आ जाती है उस एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी। तो उसे बोला जाता है एक्यूरेसी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिसीशन की। प्रिसीशन क्या होता है बच्चे? जो एक्सपेरिमेंट किया, सपोज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट किसी स्टूडेंट ने 4 रीडिंग ली
या टीचर्स ने आपको करके दिखाई, 4 रीडिंग कैलकुलेट करी हमने उस एक्सपेरिमेंट की, और वो सभी की सभी रीडिंग आपस में बिल्कुल क्लोजली रिजेम्बलेंस है, उसके अंदर आपस में लगभग मिलती जुलती है, बिल्कुल पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसका मतलब वो जो प्रिसीशन वर्ड होगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगी, कंप्लीट क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू। जो वैल्यूज मेजर किए हैं उनमें काफी क्लोजनेस है, दैट क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड प्रिसीशन, इसे बोला जाता है प्रिसीशन। तो अभी आपको पता चला एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी रिप्रेजेंट दैट द ट्रू वैल्यू एंड द during the true value of the experiment and the mean value of the experiment is completely interrelated, या बोल सकते हैं completely similar. This is called accuracy, and precision is called the experimental values, or all the experimental value are very close with each other, very closeness between all the experimental value during the experiment. This is called precision. ये वर्ड रिप्रेजेंट करेगा प्रिसीशन को, ठीक है। सो अब इस वर्ड को समझाने के बाद आप लोगों को एक टर्म और पता होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है बच्चे, सपोज हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हमारे पास रीडिंग आ रही है, या मेरे पास कोई वो है, तो आपको पता है जब हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कई बार जो डिजिट है वो बहुत बड़ी हमारी लार्ज नंबर में निकलती है। कई बार कोई हमारा जो आंसर होगा उस न्यूमेरिकल का काफी स्मॉल डिजिट में हमारा आंसर कैलकुलेट हो सकता है। सो बच्चे साइंटिफिक नोटेशन के कंसेप्ट में आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रखना है या मैथमेटिकल इक्वेशन याद रखनी है, n मल्टीप्लाई 10 की पावर n। ये जो n है ये हमारी एक्सपोनेंट टर्म है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। और यहाँ जो n है ये उस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी डिजिट हमारी आई है, जितनी भी डिजिट हमारी आई है वो n को रिप्रेजेंट करेगी। सपोज आई विल टेक एग्जाम्पल 1487.2, ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर कैसे लिखा जाता है। मान लो सपोज आपका आंसर ये आया, ठीक है, कैलकुलेशन करके किसी भी न्यूमेरिकल की आपका आंसर ये आया, बट आप ये आंसर नहीं लिख सकते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप इस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे, इस डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद आपने क्या देखा, आप किस तरफ मूव करें, लेफ्ट साइड में मूव करें। तो 1 2 3 जितने डिजिट आप मूव करेंगे लेफ्ट साइड में, उतनी आप क्या लेके जाएंगे, एक्सपोनेंशियल पावर बनाएंगे, उसकी एक्सपोनेंट बनाएंगे उसका। तो 10 की पावर क्या आ गया, 3, और वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा जब आप कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, अगर सपोज हमारे पास कोई डिजिट है 0.001487.2, तो आपने ये पॉइंट आपका 0 पॉइंट यहाँ बहुत आगे की तरफ प्रेजेंट है, तो इस पॉइंट को आप स्टैंडर्ड आंसर के समय यहां मेंशन करेंगे। तो 1.4872 आपने कितनी डिजिट क्रॉस करी, 1 2 3, तो आप पॉइंट जब यहां शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर में लेकर जाएंगे आप 3, ठीक है। तो 10 की पावर में 3 लेके जाएंगे, तो अब जो आपकी ऊपर एक्सपोनेंट टर्म होगी वो नेगेटिव होगी, और आप किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट साइड में मूव किया आपने पॉइंट को। तो पॉइंट को आपने राइट साइड में मूव किया, तो आपका जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अभी आपको पता चला ये n क्या है, ये एक्सपोनेंट है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जब आप पॉइंट को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। और ये n वो है जो आपकी किसी भी न्यूमेरिकल की क्या है, डिजिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो कंसेप्ट है साइंटिफिक नोटेशन का, अब आप इसे अर्थमेटिक वे में एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीजन के केस में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस केसेस में पढ़ना है आपने इसको, इसी कंसेप्ट को आप एडिशन के केस में पढ़ेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में पढ़ेंगे, और इसी कंसेप्ट को आप डिवीजन के केस में पढ़ेंगे। तो पहले मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है एडिशन का। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, तो एग्जाम्पल है 4.236 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 0.3582 इंटू 10 पावर 4। पावर बिल्कुल सेम है, और एडिशन के समय पावर क्या रह जाएगी, पावर को हम दोनों डिजिट को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और पावर को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इस तरीके से हम पावर को कॉमन लेकर एडिशन के केस में बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, और दोनों को ऐड करके हम एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं। सेम इन दिस की अगर मैं बात करूं, मैंने एक नेगेटिव की बात करी है, हर बार जरूरी नहीं है पावर सेम हो, ये एक सब्ट्रैक्शन का केस है।
इस एग्जाम्पल में आपको नेगेटिव रिप्रेजेंट हुआ दिख रहा है, तो आपने बेशक ये जो आपकी डिजिट्स हैं आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको पावर क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। पावर को सेम करने के लिए आप लोगों ने, जैसे सपोज आपके पास क्या था 3.582 इंटू 10 की पावर 3 और यहाँ था 4.236 इंटू 10 की पावर 4। तो अगर सपोज आपको 10 की पावर 4 में लेके जाना है अपने पूरे आंसर को, तो आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करना है। जब पॉइंट को आप इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाता है बच्चे यहाँ पर 10 जो पावर है वो एक इंक्रीज हो जाएगी। पावर जब इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर इंक्रीज होगी और अब पावर सेम हो चुकी है, पावर को आप बाहर ले सकते हैं और दोनों जो डिजिट्स हैं उन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने कहीं ना कहीं पहले भी सीखी हैं, बट केमिस्ट्री के टर्म में से साइंटिफिक नोटेशन नाम दिया जाता है। तो ये मैं देखा आपने, सब्ट्रैक्शन का केस था, पावर डिफरेंट थी, तो पहले पावर को क्या करना है, आपने कॉमन करना है। और पावर को कॉमन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल बताया है, पावर कम थी, आपने पॉइंट को यहाँ आगे की तरफ शिफ्ट करके पावर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इस केस में नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन केस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। We'll discuss about the concept of scientific notation in case of multiplication। तो मल्टीप्लीकेशन में केस में कुछ नहीं है बच्चे, सिंपल है, 2 डिजिट मल्टीप्लाई करनी है तो उनकी डिजिट ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो पावर्स हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर ऐड हो जाती हैं, इसमें कोई कॉमन नहीं लेना पड़ता, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 3 है, इस टर्म में पावर 5 है, तो 3 + 5 पावर क्या हो गई 10, और जो सिंपल जो डिजिट आपको दी है आप उन्हें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिवीजन का केस, और डिवीजन के केस में आप लोगों को क्या करना है, आपको डिवाइड में 2 डिजिट दी हैं, आप उन्हें डिवाइड करिए और जो आपकी पावर्स हैं वो क्या होंगी, जो पावर डिवाइड में होती हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 10 की पावर 12, 10 की पावर 20, तो ऊपर जाएगा जब 20 तो 12 - 20 तो आपके पास आ जाएगा -8। तो इन दिस वे यू कैलकुलेट द साइंटिफिक नोटेशन वे में अगर मैं बात करूं तो आपको भी कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में इस तरह के कंसेप्ट, इस तरह के रूल्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर कंसेप्ट। वी हैव ए डेफिनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। सो व्हाट इज दिस कंसेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर? तो बच्चे इस कंसेप्ट के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। द सिग्निफिकेंट फिगर इन ए नंबर आर ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। ये वर्ड आपको भी पता नहीं है इसके बारे में, पर ध्यान से सुनिए। सर्टेन मतलब फिक्स्ड एंड अनसर्टेन मतलब नॉट फिक्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, सपोज हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का मास लिया, वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास, सपोज मेरे पास वो ऑब्जेक्ट है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर इन ए नंबर आर ऑल द सर्टेन डिजिट विद प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। कुछ डिजिट, उनके साथ कुछ ऐसे डिजिट जो फिक्स हैं, सर्टेन है, और कुछ ऐसे डिजिट जो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। तो फिक्स्ड डिजिट विद नॉट फिक्स्ड डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज हमने किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया है और उस ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास है 9.265 ग्राम। ठीक है, बट जो आपने मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास मेजर किया है वो एक एनालिटिकल बैलेंस में किया है और उस एनालिटिकल बैलेंस की एक्यूरेसी है ±0.001। इसका मतलब वो 0.001 इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। मतलब 9.266 ग्राम भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और 9.264 ग्राम भी हो सकता है उस ऑब्जेक्ट का मास। तो हमने क्या समझा, 9.2 ये हमारा एक्चुअल मास जो हमने कैलकुलेट किया था उसका, वो था उस ऑब्जेक्ट का 9.265 ग्राम। बट जो ड्यूरिंग द एनालिटिकल बैलेंस, द एक्यूरेसी इन द एनालिटिकल बैलेंस इज ±0.001। सो द मास में भी 9.266 ग्राम और 9.264 ग्राम। ठीक है, वो इंक्रीज भी हो सकता है 0.001 और डिक्रीज भी हो सकता है 0.001। ठीक है, सो
अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, 9.2, 9.2, 9.2 ये सभी डिजिट में सेम है, बट जो लास्ट डिजिट है 6, 5, 6, 6, 6, 4 जो सबसे लास्ट डिजिट है वो फिक्स नहीं है. दैट डिजिट इज कॉल्ड अनसर्टेन, नॉट फिक्स. सो इन्हें ही बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, दोज फिगर इन विच ऑलमोस्ट ऑल डिजिट्स आर सर्टेन बट प्लस वन uncertain digit is also present. This is called, these are called significant. These type of figures are called significant figures. So significant figure को समझाने के लिए, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए. तो रूल्स रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर इज फर्स्ट रूल. पहला रूल है कि जब आपको कुछ डिजिट गिवन होंगी तो अगर वो सारी डिजिट नॉन जीरो होंगी, सो ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. तो अगर आपके पास कुछ डिजिट गिवन है और सभी की सभी उसमें नॉन जीरो है, मतलब उसमें कोई भी जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी. तो सिग्निफिकेंट फिगर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर सारी डिजिट गिवन है तो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी है, 4. ठीक है. तो फर्स्ट रूल इज ऑल द नॉन जीरो डिजिट, जिनके पास जीरो नहीं है, आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, मीन्स ऑल आर काउंटेबल. एसएफ वैल्यू इज 4. सेकेंड रूल आ जाता है बेटा इसके अंदर, द जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर काउंटेबल, आर सिग्निफिकेंट. तो 4.005. तो ऐसी डिजिट जिसमें जीरो बिटवीन नॉन जीरो प्रेजेंट है, ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो प्रेजेंट है, तो वो एसएफ होंगी और वो सभी की सभी काउंट होंगी, तो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू आ जाती है 4. अगला रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का, द जीरो प्रेजेंट बिफोर नॉन जीरो. वो जीरो वैल्यूज जो नॉन जीरो डिजिट के पहले प्रेजेंट है वो काउंट नहीं होती, तो एसएफ वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 1. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है द जीरो प्रेजेंट आफ्टर नॉन जीरो. द जीरो प्रेजेंट आफ्टर नॉन जीरो, दिस इज काउंटेबल एंड द एसएफ वैल्यू इज 4. ठीक है. तो मैंने यहाँ 4 रूल अप्लाई किए हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए. दिस सर्टेन डिजिट विद one uncertain digit, these figures are called significant figures, and to count the significant figures we have some rules. The first rule is all digits are countable, that are नॉन जीरो डिजिट सभी के सभी काउंटेबल हैं. सेकेंड रूल क्या है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर काउंटेबल, यस. जीरो बिफोर नॉन जीरो वो काउंट नहीं होंगी, आर नॉट काउंटेबल, तो ऐसे वैल्यू 1 रहेगी. द जीरो आफ्टर नॉन जीरो आर काउंटेबल, ऐसे वैल्यू क्या रहेगी, 4 रहेगी. और अगर हमारे पास जो आंसर है ड्यूरिंग द मेजरमेंट, जब हम कोई मेजर कर रहे हैं किसी चीज को या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज हमारा कोई आंसर आया है वो पावर में आया है, तो वो एक्सपोनेंट्स टर्म जो होंगी वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होंगी. सपोज मेरे पास है वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम अवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ये आपने 9th क्लास में सुना हुआ है. तो इसकी जो पावर है, ये एक्सपोनेंट टर्म है, ये काउंट नहीं होगी. तो सिंपल सिर्फ यही काउंट होगी जो इसकी आगे की डिजिट है मल्टीप्लाई से पहले की. तो एसएफ वैल्यू क्या रहेगी, 4. तो आप लोगों को ये सभी रूल्स एसएफ के याद रखने हैं. these are the complete rule related to the SF, significant figures. ठीक है. Now we will discuss about the some calculation concept that is related to the significant figures. We'll discuss about the calculation involving significant figure. तो कौन सी कैलकुलेशन बेटा significant figure में हमने सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक के अंदर हमने कैलकुलेट करके देखनी है. तो अभी मैंने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपको एडिशन का कंसेप्ट, इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट, मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट, और अगला है डिवीजन का कंसेप्ट. जैसे आपने साइंटिफिक नोटेशन के कंसेप्ट में किया था, वैसे ही आप लोगों को ये कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट में भी करके देखनी है. तो अभी आपको एसएफ के बारे में पता चला. ऑल आर सर्टेन डिजिट विद प्लस 1 सर्टेन डिजिट, दिस टाइप ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो सपोज मेरे पास कुछ डिजिट है और आपने उनकी एडिशन की है, और आफ्टर द एडिशन आपके पास आंसर है 9.642.
तो एडिशन, और ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया सब्ट्रैक्शन का। तो हम बात करते हैं ड्यूरिंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो कंसेप्ट है वो सेम लगेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय जब भी आप कुछ डिजिट्स को ऐड करते हैं तो आपको एसएफ कैसे काउंट करनी है, आपको आंसर वहां तक रिपोर्ट करना है। योर आंसर शुड बी रिपोर्टेड अप टू द फिगर दैट इन, जो आपको डिजिट गिवन है उसमें सबसे लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखना है आपको। तो इस डेसिमल पॉइंट के बाद जितना लिस्ट नंबर गिवन है आपको, वहां तक आपको सिर्फ आपको एसएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सपोज आपके पास आपने ऐड किया डिजिट और आपके पास आंसर है 9.642, बट आपकी पॉइंट डेसिमल प्लेस आपको चेक करना है जिसमें लिस्ट नंबर प्रेजेंट हो। जिस भी डेसिमल प्लेस में लिस्ट नंबर प्रेजेंट हो, तो इस डेसिमल प्लेस में लिस्ट नंबर पॉइंट के बाद आपका डेसिमल के बाद कितना है 1। तो आपको सिर्फ आंसर यहां तक रिपोर्ट करना है और एसएफ की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करनी है 2। सेम इन दिस केस आपको नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में भी ऐसा ही करना है। तो इस सब्ट्रैक्शन के केस में आप देख रहे हैं इस डेसिमल के बाद आपके पास कितनी डिजिट है 4 डिजिट, इस डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट। तो आपको लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है। लिस्ट नंबर मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आपको सिर्फ लिस्ट नंबर तक कैलकुलेट करना है। तो एसएफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 3 आ गई। नेक्स्ट, अब आपके पास है मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कुछ डिजिट को तो आपको मल्टीप्लीकेशन, और ये मैंने एग्जांपल लिया है डिवीजन का। तो डिवीजन के केस में आपका रूल बिल्कुल सेम लगेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में रूल सेम रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर में, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में सेम रहेगा। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में मैंने आप एक एग्जाम्पल लिया है, हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं अपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मल्टीप्लीकेशन में आपने क्या देखना है कि किस तरीके से आपको एसएफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो भी आपकी डिजिट्स गिवन है, जो आप डिजिट यूज कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो जो डिजिट जिसमें आप लोगों की डिजिट नंबर कम है, तो इस केस में आपके पास 1 2 3 4 5, और इस केस में आपके पास डिजिट है 1 2 3। तो आपका आंसर यही रहेगा एसएफ की वैल्यू, चाहे आपका आंसर कितना भी आए बट आपकी एसएफ की वैल्यू कितनी काउंट होगी 3। ओके, ठीक है। सेम मल्टीप्लीकेशन के केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर 5.2765 अपॉन 1.25। तो आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 4.2212। तो एसएफ की वैल्यू कैसे रहेगी? एसएफ की वैल्यू आप देखिए कि कौन सी छोटी डिजिट है आपकी। तो जितनी भी आपकी छोटी डिजिट है उसमें जितने भी नंबर है वही आपके एसएफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी डिजिट आपकी है 1.25 ड्यूरिंग द डिवीजन। तो आपकी एसएफ वैल्यू सिर्फ यहीं तक काउंट होगी। तो एसएफ वैल्यू कितनी होगी? एसएफ वैल्यू इज 3। ठीक है। तो बच्चे ये कंसेप्ट सीखा हमने कैलकुलेशन से रिलेटेड इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए। तो एडिशन के लिए आपको याद रखना है पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस चेक करना है। ठीक है। तो पॉइंट के बाद आपको देखना है, अगर एक डिजिट है तो वहीं तक आपको रुकना है। और इस केस में पॉइंट के बाद का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसमें जो भी आपको मल्टीप्लीकेशन एडिशन के लिए, वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए डिजिट गिवन है उनका नंबर चेक कर लो। जिसमें नंबर कम है, लिस्ट नंबर है जहां, उतना ही आपको एसएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, अब एक कंसेप्ट सीख रहे हैं हम राउंडिंग ऑफ का। इसी कंसेप्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट है और आपके पास कंसेप्ट है राउंडिंग ऑफ। सपोज आपने कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर रही हैं और आपको एसएफ की वैल्यू आपके पास निकल के आई है कितनी? एसएफ की वैल्यू आपके पास निकल के आई है सपोज। तो अगर आपको इस डिजिट की राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करके अगर इसका एसएफ एक्सप्लेन करना है, सपोज क्वेश्चन आ जाता है राउंड ऑफ करके एसएफ एक्सप्लेन करो। तो अगर लास्ट में आपकी डिजिट 5 से ग्रेटर है तो आपने आगे वाली डिजिट में एक इंक्रीज कर देना है। तो 9.59 आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दिस वे यू सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट, आपको कोई भी डिजिट दे दे और ये बोले कि सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करिए ऑन द बेसिस ऑफ आफ्टर राउंडिंग ऑफ दैट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करिए आफ्टर राउंडिंग ऑफ दैट डिजिट। ठीक है। तो इन डिजिट्स की राउंडिंग ऑफ करके आप एसएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखना लास्ट में आपके पास अगर 5 से ग्रेटर है तो आपको आगे वाली डिजिट में एक ऐड कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, इतना पता होने के बाद अपग्रेड हो गया, आगे वाली डिजिट में एक अपग्रेड हो जाएगा। और कोई और हम कंसेप्ट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। सपोज हमारे पास आ जाता है 9 या फिर हम इसमें एक और कंसेप्ट भी अगर हम देखें, मेरे पास एक डिजिट है, कुछ डिजिट्स गिवन है और है 6.234
अगर आप इसकी राउंडिंग ऑफ करके एसएफ की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको एक क्वेश्चन में मेंशन आएगा कि राउंडिंग ऑफ करके एसएफ की कैलकुलेट करिए वैल्यू या बिना राउंडिंग ऑफ करिए। तो अभी आपके पास है, अगर इसकी राउंडिंग ऑफ करेंगे तो अगर लास्ट की डिजिट 5 से कम है तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे कि ऐसे आप सिग्निफिकेंट फिगर को लिख सकते हैं या आप डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात आती है 6.75, लास्ट डिजिट आपकी 5 है और आगे वाली डिजिट आपकी ओड है, तो तभी आपको आगे वाली डिजिट में एक क्या कर देना है, अपग्रेड कर देना है। इस तरीके से आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं कुछ डिजिट्स की। अगर लास्ट की डिजिट 5 है और आगे वाली डिजिट आपकी इवन है तब आप कोई चेंज नहीं करेंगे, आपके पास है 6.45, तो आप आगे वाली डिजिट अगर आपकी इवन है तो आपने चेंज नहीं करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.4। ठीक है, तो किस किस केसेस में आपको चेंज देखेगा, अगर लास्ट डिजिट आपकी 5 से ग्रेटर है तो आगे वाले डिजिट में एक अपग्रेड होगा। लास्ट की डिजिट आपकी अगर 5 से कम है तो कोई अपग्रेडेशन नहीं होगी। लास्ट की डिजिट अगर आपकी 5 है और आगे आपकी ओड डिजिट है, ओड, तब आप आगे अपग्रेड करेंगे। और लास्ट की डिजिट आपकी 5 है और आगे आपका इवन नंबर है, तब आप कोई भी अपग्रेड नहीं करेंगे, आप वैसे का वैसे आंसर लिख सकते हैं। तो इन दिस वे राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स या कुछ डिजिट्स की हम कर सकते हैं बहुत इजीली। तो टुडे हमने क्या डिस्कस किया, आज के टॉपिक में हमारा कंसेप्ट रहा रिलेटेड टू द derived units that are derived from the fundamental units, and you know about the fundamental units, and then we will discuss about the measurements term को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले वर्ड द accuracy, precision and the scientific notation। ये आपको पता होगा, दिस इंक्लूड इन मेजरमेंट्स। एंड देन एक सेपरेट टॉपिक था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होती हैं द फिगर्स इन विच ऑल डिजिट्स and these concept include in the measurement means during the experiment, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो किसी की वेरिएबल्स या वेरिएशंस आ जाते हैं सबके आंसर्स में। तो कुछ जो वेरिएशंस आते हैं वो किस वजह से आते हैं, बच्चे किसी भी वजह से हमारे कोई ना छोटा मोटा एरर आ सकता है जब हम कोई भी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो किसी की डिजिट में अगर पॉइंट का चेंज आ सकता है तो हमें याद है कि आगे की डिजिट तो सेम है और लास्ट डिजिट में कुछ चेंज है, या लास्ट डिजिट हमारी फिक्स नहीं है। तो ऑल डिजिट आर सर्टेन विद सम या विद वन, एटलीस्ट वन अनसर्टेन डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन हमने डिस्कस किया अबाउट द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड देन हाउ वी इंक्लूड द सिग्निफिकेंट फिगर कंसेप्ट इन द कैलकुलेशन पार्ट, कि एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल सेम रहेगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रूल सेम रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें कुछ डिजिट दी हुई हो तो हम उनका राउंडिंग ऑफ कैसे कर सकते हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क रेगुलरली। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सम लॉज। ठीक है, सो डू योर वर्क रेगुलरली।